प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2155। कुछ हुआ वोलुयन एम्पायर को। 2 महीने बीत चुके थे उस सुनामी को हुए। समय तीर की तरह निकल गया। व्यस्त दिनों के बीच ये 2 महीने बहुत तेजी से गुजर गए और पूरे हुएक्सू किंगडम ने इस दौरान जरा भी लापरवाही नहीं की। ब्लिज़र्ड सिटी के ट्रेनिंग ग्राउंड पर अलग अलग रीजन से आए हुए एलियंस रोज कड़ी ट्रेनिंग कर रहे थे। उनके पास वोलुयन एम्पायर के एलियंस की पूरी जानकारी थी। लगभग हर इप्सिलॉन लेवल एलियन के बारे में इंटेल मिल चुकी थी। फिर हर टारगेट के लिए स्पेशल लोग असाइन किए गए ताकि स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जा सके, जैसे डेंग शेंटोंग और क्षू चुनले की जोड़ी, या नॉर्थ ईस्ट आर्मी के हु मेंगफैंग और नेशनल प्रोटेक्शन आर्मी के जियांग ग्वांगन की जोड़ी। उनका तालमेल दिन ब दिन और मजबूत होता जा रहा था। जब 2 ब्लैक चैरेट लेवल म्यूटेंट्स की एबिलिटीज पूरी तरह से मिल जाती तो उनकी ताकत व्हाइट बिशप लेवल म्यूटेंट से टक्कर ले सकती थी। झंग यी और यांग जिंगसन ने अपनी आंखों से ये देखा और इसी वजह से उन्होंने एलियंस की ट्रेनिंग को और ज्यादा तेज करने का फैसला किया। साउथ ईस्टर्न रीजन में नई बनी क्लोज्ड फैक्ट्री को मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हर दिन ऑपरेट कर रहे थे। लू कैरन की पर्सनल गाइडेंस में 6 बड़े मिलिट्री रीजन्स में छोड़े हुए वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आर्मोर व्हीकल्स और टैंक्स ढेर लगे थे। लू कैरन ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की और उन्हें बिना स्मेल्टिंग के स्टील प्लेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में बदलना शुरू कर दिया। ब्रायन और प्रोफेसर डा विंसी ब्लिज़र्ड सिटी में ही रह रहे थे। उन्हें भी यहां का माहौल अब बिल्कुल नॉर्मल सा लग रहा था, लेकिन मिलिट्री एरिया उनके लिए खुला नहीं था। आदमी और कुत्ता दोनों जानते थे कि हुएक्सू किंगडम युद्ध की तैयारी कर रहा है, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि टारगेट वोलुयन एम्पायर है। उनकी नजर में ये सिर्फ डिफेंसिव प्रेपरेशंस लग रहे थे। कोलंबिया में भी ऑफिशियल्स ने आखिरकार अंडरग्राउंड सिविलाइजेशंस और अबिस 951 के क्रीचर्स के साथ किसी हद तक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चुन लिया था। फिर भी प्रोफेसर डा विंसी और ब्रायन खाली नहीं बैठे। डा विंसी डेविल्स आई के नीचे के छोटे ग्रे मैन की स्टडी में लगा था और ब्रायन अपनी डॉग लाइफ का मजा ले रहा था। लड़कियों के साथ लेफ्ट राइट घूमता। पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए। जिस युद्ध का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, हुएक्सू किंगडम और वोलुयन एम्पायर के बीच, वो अभी तक नहीं छिड़ा। बस सबको लगता था कि कहीं कोई गहरा फ्यूज छुपा हुआ है जो पता नहीं कब इग्निशन लेगा। दोनों तरफ का माहौल अजीब तरह से काम था, मगर इस सन्नाटे में भी तूफान की आहट छुपी थी। झंग यी कभी कभी अनइनहैबिटेड आइलैंड के पास चक्कर लगाता, मगर पास नहीं जाता। बस देखता और फिर लौट जाता। इससे क्लॉड बहुत परेशान हो गया था। ये वैसा ही था जैसे मछुआरे के सामने बड़ी मछली बार बार आकर बेट को देखती, मगर कभी काटती नहीं। क्लॉड के पास और कोई रास्ता नहीं था। बस धीरे धीरे सोर्स ऑफ गॉड के फ्रैगमेंट्स और सैक्रिफिशियल स्पिरिट का बेट बढ़ाता गया। 3 महीने और बीत गए। झंग यी अभी भी ब्लिज़र्ड सिटी में था और उसकी ये चुप्पी सबको अजीब लग रही थी। इसी बीच दुनिया के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। यूरोप में नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल अटलांटिस से लौटे, लेकिन इस बार वो जीत कर नहीं आए। कहते हैं कि तीसरे लेवल पर उन्हें खतरनाक सी मॉन्स्टर्स मिले। कई नाइट्स गंभीर रूप से घायल हुए। अगर किंग आर्थर और मर्लिन जान की बाजी न लगाते तो शायद आधी टीम वही खत्म हो जाती। झंग यी अच्छी तरह समझता था कि ये क्यों हुआ। अटलांटिस में एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है और वहां के सी बीस्ट्स बेहद ताकतवर हैं। अभी की हालत में झंग यी भी उनसे टकराना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने वीक वाटर अबिस में वोलुयन एम्पायर की मदद करके झंग यी को घेरने की कोशिश की थी। ये कर्ज झंग यी याद रखेगा। कभी जब वो और ताकतवर होगा तो ये हिसाब चुकाएगा। बाकी देशों में भी अजीब खबरें थी। नॉर्थ में फ्रीमॉन्स को हराने के बाद टेम्पल ऑफ दी गॉड्स के एलियंस की ताकत बहुत बढ़ गई थी। आधा महीना पहले मोरना आर्कटिक ओशन गई
और वहां एक मिस्टीरियस आइस सिविलाइजेशन से टकरा गई। सुना है उसने अकेले ही बिशप लेवल क्रीचर को मार गिराया। जुनझिंग चर्च और टोंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच की टकराहट भी लगातार जारी थी। आर्कटिक सी, एंटार्कटिक आइस सर्कल, साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट, हर जगह अजीब घटनाएं हो रही थी। यहां तक कि मार्स और मून पर भी बदलाव दर्ज किए गए थे, जिन्हें एस्ट्रोनॉमी ब्यूरोज ने पकड़ा मगर पब्लिक में लीक नहीं किया ताकि पैनिक न फैले। दुनिया बड़ी है और हर कोई अपने अपने वर्ल्ड का प्रोटैगनिस्ट है। झंग यीन अभी हो तो भी उनकी जिंदगी में ड्रामा और ब्रिलियंस चलता रहता है, मगर झंग यी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी चाहत यही थी कि उसकी मौजूदगी अननोटिस्ड रहे। यही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा थी। जैसे अभी इतनी तैयारी करने के बाद भी उसे लगता था कि सब पूरा नहीं हुआ, और दूसरी तरफ वोलुयन एम्पायर भी शांत बैठा था, जो और भी सस्पिशियस लग रहा था। मैंने ईस्ट चाइना सी और जियांगनन रीजन्स में पहले ही ऑर्डर दे दिया है। कोस्टल रेजिडेंट्स को या तो सेंट्रल हाईलैंड्स में शिफ्ट करो या अंडरग्राउंड शेल्टर्स में भेजो। लेकिन वोलुयन एम्पायर वाले अब हमला करना बंद कर चुके हैं। क्या वो सच में मान गए? झंग यी को यह बात समझ नहीं आ रही थी। क्या ये सिर्फ ट्रैप है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वोलुयन एम्पायर वाले इतने बेवकूफ नहीं हैं। अगर ट्रैप बनाना है तो साथ साथ और तरीकों से कंफ्यूजन भी फैलाएंगे। या तो वहां कुछ गड़बड़ हो चुकी है या फिर कोई और बड़ी साजिश है। झंग यी के दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। ध्यान दो, कोई भी बाहर मत जाओ, लैंड मत छोड़ो, चाहे मौत ही क्यों न हो जाए। उसने मन ही मन ठान लिया, जब तक वो हुएक्सू किंगडम की लैंड पर रहेगा, अंडरवर्ल्ड गेट कीपर्स हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी उसी के पास ये एबिलिटी थी कि वो गेट कीपर ऑफ हेडीज से बच सके। इसलिए सारे रीजन्स अब और भी डरेस में और सावधान थे। अनइनहैबिटेड आइलैंड पर क्लॉट अब बिल्कुल बेचैन हो गया था। उसे शक हो गया था कि उसका एम्बुश प्लान एक्सपोज हो चुका है, वरना हुएक्सू किंगडम इतना खामोश क्यों रहता। चैप्टर 2156 प्लेइंग विद यू। इस दौरान क्लॉट ने कई इंसानों को मारा, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी असली शिकार नहीं था। वो सब बस छोटी मछलियां और झींगे थे। यहां तक कि एक भी ब्लैक चैरियट लेवल एलियन सामने नहीं आया। बाकी देश भी कोलंबिया की तरह ही थे, भले ही उन्हें यहां की पूरी सच्चाई न पता थी। लेकिन हुएक्सू किंगडम को इतने लंबे समय तक चुप बैठे देखकर सबको शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। असल में झंग यी ने भी पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे। उसने मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को गुफा की गहराई में जांच के लिए भेजा, लेकिन खुद सिर्फ आसपास घूमकर ही देखता रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो बस समय बर्बाद करना होगा। कई महीनों से निर्जन द्वीप पर छिपा बैठा क्लॉट यही सोच रहा था। लेकिन उसके अधीन लिजर्डमैन ऑफिसर्स काफी धैर्यवान थे। इतने ताकतवर दुश्मन पर घात लगाना कोई एक दिन का काम नहीं है। वो जरूर लालच में है, लेकिन पहले हमारे वोलुयन एम्पायर से डर चुका है, इसलिए आसानी से समुंदर पर नहीं आता। क्लॉट ने सिर हिलाया और बोला, ऐसे लड़ते रहने का कोई फायदा नहीं। मैं उसे दिखाता हूं कि यहां क्या है। अगर फिर भी वो बेपरवाह रहा तो हमें ये ऑपरेशन रद्द करना होगा और कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ऑपरेशन का कमांडर इन चीफ होने के नाते उसके आदेश मानना बाकियों के लिए अनिवार्य था। उस रात पूरे दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में अचानक बिजली गर्जन गूंज उठा। एक चांदी की रोशनी निर्जन द्वीप से निकलकर सीधा आसमान में चली गई। वो जीवन ऊर्जा इतनी भव्य थी कि चारों ओर फैल गई और समुद्र के विशाल हिस्से को रोशन कर दिया। इसकी चमक सैकड़ों मील दूर से महसूस की जा सकती थी। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस, ये वो एवोल्यूशनरी सब्सटेंस है जिसकी जरूरत सबसे ऊंचे स्तर के लाइफ फॉर्म्स को भी होती है। एक पूरा स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस बनाने के लिए करोड़ों इंटेलिजेंट क्रीचर्स की आत्माओं की जरूरत होती है, और क्लॉट के हाथ में ऐसे 3 थे। जैसे ही उसने उसकी शक्ति बाहर छोड़ी, उच्च स्तर के एलियंस के लिए उसका असर तुरंत महसूस किया जा सकता था। वो रोशनी कुछ ही क्षण में गायब हो गई,
लेकिन 10 मिनट से भी कम समय में पूरी दुनिया को खबर हो गई कि यहां ढेर सारे सैक्रिफिशियल स्पिरिट्स मौजूद हैं। सबसे पहले जाहिर है हुएक्सू किंगडम ने ही ये सिग्नल पकड़ा। दोघाई रीजन में ली ग्वेजियाओं का शरीर उत्तेजना से कांप उठा। कमबख्त, ये लोग वाकई बड़े खर्चीले हैं। धिक्कार है, ये वाकई गुस्सा दिलाने वाली बात है। उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। उसके काले डियरस्किन ग्लोव्स तन गए और चेहरा सख्त पड़ गया। ये गुस्से और दर्द दोनों का मिश्रण था। उसके सामने मानो खजाना पड़ा था। अगर वो मिल जाए तो XUNW और झुक दोनों को बिशप लेवल तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। भले सीधे वहां न पहुंचे, लेकिन भविष्य में उनकी राह पक्की हो जाती। आखिरकार हर कोई झंग यी तो नहीं होता। दुनिया के हर देश के लिए स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस अनमोल है। ली ग्वेंगजियाओं को भी उसकी चाह थी। जैसे चूहे को जाल पर रखी स्वादिष्ट चीज देखकर लालच आ जाता है। झुक और XUNW चुप रहे, लेकिन उनके भीतर भी कोशिश करने का मन हुआ। आखिर दुश्मन का टारगेट झंग यही है। अगर हम भी पहुंच गए तो शायद हमें भी कुछ हाथ लग जाए। लेकिन ये ख्याल बस एक पल आया और तुरंत दबा दिया गया। वुलुयन एम्पायर वाले बेवकूफ नहीं थे। वो इतनी कीमती चीज दूसरों को ऐसे ही थोड़े न लेने देंगे। ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई और ली चंगोंग दफ्तर के बाहर खड़ा था। ली ग्वेंगजियाओ ने भौहें चढ़ाई, लेकिन उसे अंदर आने दिया। ली शुआई, दक्षिणी समुद्र वाले क्षेत्र में क्या चल रहा है? मुझे साफ साफ बताइए। ली चंगोंग लाल आंखों के साथ अंदर आया। साफ था कि वो भी बेहद बेचैन था। ये बात छिपाना अब नामुमकिन था, क्योंकि बाहर ये बड़ी हलचल का कारण बन चुकी थी। यहां तक कि ईस्ट चाइना सी के कुछ कैप्टन लेवल एलियंस भी चुपके से वहां जाने की योजना बनाने लगे थे। मजबूरी में ली ग्वेंगजियाओं को उसे सच बताना पड़ा। सुनकर ली चंगोंग ने लंबी सांस ली। दुनिया में मुफ्त का खाना कहीं नहीं मिलता। भले ही उनके मन में लालच था, लेकिन अब सबसे जरूरी था कि झंग यी को यह खबर तुरंत भेज दी जाए। फैसला वही करेगा। आधी रात को झंग यी सो रहा था जब उसे ये खबर मिली। जानकारी मिलते ही उसकी आंखें चमक उठीं। यहां तक कि उसके लिए भी स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस उसकी शक्ति बढ़ा सकता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने पाया ये चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की पोटेंशियल लिमिट भी बढ़ा सकती है। लेकिन आज के झंग यी के लिए इसका असली महत्व यह था कि उसकी टीम की शक्ति को सामूहिक रूप से मजबूत किया जा सके। वो पहले ही यह ट्राइब के स्पिरिचुअल ओशन का बैप्टिज्म झेल चुका था, जो उसकी एनर्जी मेरिडियंस को खोल चुका था। इसलिए उसकी अपनी जरूरत उतनी नहीं थी। लेकिन झू क्या और लू केरन जैसे साथियों को इसकी बहुत जरूरत थी। इतनी विशाल एनर्जी रिएक्शन। वुलुयन एम्पायर ने वाकई बड़ा दाव खेला है। अच्छा, ठीक है, इस बार मैं भी कोई लिहाज नहीं करूंगा और साथ ही अपने नए इक्विपमेंट की भी टेस्टिंग कर लूंगा। झंग यी ने लू कैरन को जगाया और दोनों अंडरग्राउंड स्टूडियो में गए। उसने लिंग का ह्यूमन बॉडी अपने एलियन स्पेस में रखा, फिर थोड़ी देर सोचा और अपीयरेंस को पहले एक्टिवेट किया। फिर वो लिविंग रूम में आया, हुआ को बाहों में उठाया और दूसरे हाथ से बड़े टोटोरों को पकड़ा। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं। एक काम निपटाकर वापस आऊंगा। अगर सब सही रहा तो तुम्हें एक बड़ा सरप्राइज दूंगा। झंग यी ने लू कैरन को आंख मारी। भले ही उसे अभी पता न था, लेकिन उसका मन पहले से ही उम्मीदों से भर गया था। वो झंग यी को जाते देख सोच में डूब गई और फिर उसकी नींद बिल्कुल उड़ गई। वो लिविंग रूम में बैठ गई और इंतजार करने लगी कि झंग यी कब लौटे। अंधेरी रात, भीषण तूफान ठंडे समुंदर को उछाल रहा था। बर्फीला पानी निर्जन द्वीप पर टकरा रहा था। कड़क, एक जोरदार बिजली आसमान को चीर गई। अंधेरे में एक छाया निर्जन द्वीप के ऊपर प्रकट हुई। कई दिनों से घात लगाए बैठे वुलुयन एम्पायर के ऑफिसर्स अचानक उत्साहित हो उठे। केओस आ गया, तुरंत तैयारी करो। जैसे ही वो केव में घुसे, डिवाइस एक्टिवेट कर देना। इस बार चाहे जो हो, उसे मार डालेंगे।
गुफा की गहराई में दो सुर्ख आंखें धीरे धीरे खुली, जैसे दो विशाल लालटेन। पूरा अंडरग्राउंड केव और उसके हर कोने का बदलाव अब उसकी पकड़ में था। ये मानो एक विशाल पिंजरा था जिसमें झंग यी को फंसने का इंतजार था। झंग यी ने नीचे झांका। आज सबसे बुरा हालात यह हो सकता है कि खुद गेटकीपर ऑफ हेडीज यहां मेरे लिए घात लगाए बैठा हो। लेकिन यही तो मैं चाहता हूं, है ना? एक दिन हमें युद्ध करना ही है। अगर आज अपनी जान तक नहीं बचा पाया तो वुलुयन एम्पायर को जीतने या उनसे बातचीत करने का सपना भी नहीं देख सकता। अचानक झंग यी मुस्कुराया। बस मजाक कर रहा था। मैं ज्यादा ही सतर्क हो रहा था।